बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू QS क्रॉनिकल्स, जहां हम क्वांटिटी सर्वेइंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया जो हमारी पहली वीडियो को पसंद किया और अपनी फीडबैक शेयर की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वांटिटी सर्वेइंग के तमाम मेजर एलिमेंट्स को कवर किया था, आज हम उसी जर्नी को आगे लेकर चलेंगे। हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंडर्स के बारे में। इस वीडियो में हम टेंडर के बेसिक्स से लेकर पूरा टेंडर प्रोसेस और पाकिस्तान के अंदर इसका डिटेल्ड काम समझाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप किसी भी इशू को डिस्कस करना चाहते हो तो हमने QS क्रॉनिकल्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। आप इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने QS क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इससे ना सिर्फ हमें सपोर्ट मिलेगा बल्कि आपको हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। थैंक यू। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ टेंडर से। तो बेसिक्स ऑफ टेंडर्स के जो मेजर टाइप्स हैं वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 है ओपन टेंडर्स। ओपन टेंडर्स क्या होते हैं? ओपन टेंडर्स हर इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फ्लोट किया जाता है। ओपन टेंडर एक प्रोक्योरमेंट मेथड है जिसमें प्रोजेक्ट को पब्लिकली एडवर्टाइज किया जाता है और तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को बिड सबमिट करने का इनविटेशन दिया जाता है और क्लाइंट को प्री डिफाइंड क्राइटेरिया जैसे कॉस्ट, क्वालिटी और टाइमलाइन की बेसिस पर बेस्ट बिडर सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। सेकंड नंबर पर सिलेक्टिव टेंडर्स। बेसिकली सिलेक्टिव टेंडर्स में सिर्फ एक प्री क्वालिफाइड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को बिड देने के लिए इनवाइट किया जाता है जो अपनी एक्सपर्टीज़ और पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते हैं। ये मेथड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है ताकि हाई क्वालिटी और रिलायबल वर्क इंश्योर किया जा सके। नंबर 3 पे हम बात करेंगे डिज़ाइन बिल्ड और EPC टेंडर के बारे में। इस टेंडर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर पूरा डिज़ाइन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन हैंडल करता है। ये मेथड एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है क्योंकि कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी स्ट्रीमलाइन होती है और क्लाइंट को एक कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशन मिलता है। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे निगोशिएटेड टेंडर्स। निगोशिएटेड टेंडर्स में क्लाइंट जो है डायरेक्टली एक या लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ टर्म्स, कॉस्ट्स एंड टाइमलाइन निगोशिएट करता है। ये अप्रोच अक्सर स्पेशलाइज्ड या अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जहां टाइम और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये 4 मेजर टाइप्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। तो आज हम सिर्फ ओपन टेंडर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये ओपन टेंडर उन तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स के लिए होता है जो कि प्री क्वालिफाइड हैं या नहीं है। ये पब्लिक एडवर्टाइजमेंट किया जाता है न्यूज़पेपर या वेबसाइट के ज़रिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह का इनविटेशन आता है न्यूज़पेपर के ज़रिए, जिसके अंदर प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल लिखी जाती है, स्कोप ऑफ वर्क्स लिखा जाता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ऑब्टेन करने होते हैं, ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है, ऑफिस की टाइमिंग लिखी होती है, उसकी कॉस्ट लिखी होती है जो थोड़ी बहुत देकर वो परचेज़ करने होते हैं, और इसी के अंदर प्री बिड मीटिंग का टाइम भी लिखा होता है, बिड की सबमिशन की डेट और टाइम लिखी होती है। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें इस न्यूज़पेपर के अंदर वो सारी लिखी जाती हैं। इसमें तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर डॉक्यूमेंट्स लेने का हक होता है। फेयर कंपटीशन के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओपन टेंडर्स के फ़ायदे ये हैं कि ये मार्केट से बेस्ट कंपेटिटिव प्राइसेस मिलती हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लाइंट के ऑफिस या ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं या जिसमें कोई नोटिस के अंदर स्पेसिफाई किया जाता हो। जब हम टेंडर के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं? उसके अंदर BOQ होता है जिसके अंदर सारे आइटम्स की क्वांटिटीज़ और उनकी स्पेसिफिकेशन गिवन होती है।
इसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बुक्स होती हैं जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल की तमाम स्पेसिफिकेशन गिवन होती हैं। एक सेट आपको ड्राइंग्स का दिया जाता है जिसके अंदर सिविल और MEP की तमाम ड्राइंग्स और प्लान्स डिटेल के साथ गिवन होते हैं। इसके अलावा कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बुक आपको मिलती है जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ के लिए रूल्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो जल्द से जल्द टेंडर डॉक्यूमेंट्स लें और उनको समझने के लिए टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ये तमाम टीम के बंदे बैठ के इसको थॉरली स्टडी करेंगे और टाइमलाइन सेट करेंगे। हर टास्क के लिए रियलिस्टिक डेडलाइंस बनाएं और इंश्योर करें कि डेडलाइन से पहले वर्क कंप्लीट हो। इसी दौरान आपको एक प्री बिड मीटिंग की कॉल दी जाती है जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होती है। प्री बिड मीटिंग क्यों रखी जाती है? अगर टेंडर डॉक्यूमेंट्स में अनक्लियर पॉइंट्स हों तो इस मीटिंग में उसका जवाब दिया जाता है। जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क्स की बात की जाए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग मिसिंग या प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में सवालात किए जाते हैं। प्री बिड मीटिंग का एक और फ़ायदा भी है जो क्लाइंट अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियर करता है ताकि कंट्रैक्टर्स अपना प्रपोजल सही तरीके से तैयार कर सकें। साइट विज़िट कोऑर्डिनेशन, अगर प्रोजेक्ट के लिए साइट विज़िट ज़रूरी हो तो उसका स्केड्यूल या इंस्ट्रक्शन प्री बिड मीटिंग में डिस्कस होते हैं। आपको क्या करना चाहिए एज अ बिडर? टेंडर डॉक्यूमेंट्स को थॉरली स्टडी करें। मीटिंग से पहले टेंडर के डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह पढ़ लें और अपने क्वेश्चंस नोट करें। आप कोशिश करें कि रेलिवेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। सिर्फ रेलिवेंट और स्पेसिफिक सवालात करें जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या टेंडरिंग प्रोसेस को इम्पेक्ट करते हों, जैसे कि BOQ क्लैरिफिकेशंस, ड्राइंग्स, डिटेल मिसिंग, फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। मीटिंग में एक्टिव पार्टिसिपेट करें। अपनी टीम के साथ प्रिपेयर होकर जाएं, नोट्स बनाएं और क्लैरिफिकेशंस को समझने की कोशिश करें। मीटिंग के बाद जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मिलें उसे स्टडी करें और इंश्योर करें कि आपका प्रपोजल उसी के मुताबिक हो। अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन बिड बनाने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। उसके अंदर आप एक टेक्निकल बिड बनाएंगे और फाइनेंशियल बिड बनाएंगे। ओपन टेंडर्स के अंदर टेक्निकल बिड बनाने का जो पर्पज़ है, जो मेथड है, वो क्यों ज़रूरी होता है? इससे क्लाइंट को ये इंश्योर करना कि बिडर प्रोजेक्ट को समझता है, बिडर के पास एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, बिडर किसी किस्म की लिटिगेशन का हिस्सा तो नहीं, बिडर किसी डिपार्टमेंट से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं। तो एक बेस्ट टेक्निकल बिड को तैयार करने के लिए उसका क्राइटेरिया दिया जाता है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने टेक्निकल बिड को प्रिपेयर करना होता है। उस क्राइटेरिया के अंदर चंद ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बिडर की रजिस्ट्रेशंस हैं। जैसा कि बिडर्स का PC के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी टेक्निकल बिड में आप फेल हो सकते हैं, आपकी फर्म डिस्क्वालीफाई हो सकती है। रेलेवेंट कैटेगरी और स्पेशलाइजेशन कोर्स का होना, जैसे कि C1 कैटेगरी, C2, C3 एंड अबव, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज। इसके अलावा रेलेवेंट एक्सपीरियंस कि आपकी फर्म ने पास्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड जो कि प्रोजेक्ट टाइप और साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। उसमें मोस्टली गिवन होता है कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में सिमिलर प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं और कितनी कॉस्ट के किए हैं, ये चीज़ें उसके अंदर गिवन होती हैं। आपने करना क्या है कि जितने भी आपकी फर्म ने पास्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उन सब के कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आपने लगाने हैं, या उसके साथ आपने डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। इनके वर्क ऑर्डर्स भी साथ लगाएं। जितनी भी कंप्लीशन के सर्टिफिकेट्स हैं, हैंडिंग टेकिंग ओवर के हैं, वो सारे आपने एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स एज रिक्वायर्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की आप डिटेल दें, तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो आपके रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सबकी आपने डिटेल देनी है एज अ प्रूफ। डिटेल में आपने क्या देना है? आपने वर्क ऑर्डर्स देने हैं, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साथ लगाएं,
क्लाइंट की तरफ से जो आपको लेटर ऑफ कमेंसमेंट मिला है वो साथ लगाएं एज अ प्रूफ। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है की पर्सनल। इसके अंदर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स का अवेलेबिलिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसके अंदर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हों। स्टाफ की स्पेसिफिक रोल्स और डेजिग्नेशंस के लिए सीवीज़ और एक्सपीरियंस डिटेल्स ये सारी आपने लिस्ट ऑन करनी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी इनकी सीवीज़ लगानी है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंजीनियर्स की, स्टाफ की जितनी भी डिटेल लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, उसके मुताबिक आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सब की सीवीज़ और इंजीनियर्स के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर्स की वो सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। इसके बाद फाइनेंशियल साउंडनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कंट्रैक्टर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे बैंक स्टेटमेंट्स या क्रेडिट लाइंस का प्रूफ, और इसके अलावा टैक्सेस के जितने भी मामलात हैं जिसके अंदर एनटीएन का सर्टिफिकेट और एफबीआर की रिटर्न्स आपने लगानी है पिछले 3 सालों की या 5 सालों की, जैसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपने वो बनानी है सारी चीज़ें। मिनिमम टर्नओवर और लिक्विडिटी क्राइटेरिया जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाइड होता है, ये आपने ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट्स में जाके ये चेक करना है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं, वो आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अलावा नंबर 5 पे इक्विपमेंट एंड मशीनरी। सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट के स्कोप के हिसाब से जितनी भी कंपनी की मशीनरी है वो आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड मशीनरी और इक्विपमेंट का ओनरशिप या लीज प्रूफ आपने साथ में एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो ज़रूर लगाना है। इसके अलावा टेक्निकल अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी, ये एक टेक्निकल बिड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी और काम का डिटेल प्लान होता है। आपने उसके अंदर इस प्रोजेक्ट की पूरी मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करनी होती है, वो बनानी होती है कि हम हर फेज़ के अंदर ये काम करेंगे और इस तरीके से करेंगे और ये हमारी प्लानिंग होगी, ये हमारे रिसोर्सेज होंगे, ये हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। ये सब चीज़ें आपने उसमें लिखनी होती हैं, प्लान करनी होती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल आपने देना होता है। समटाइम्स उसके अंदर आपने प्राइमवीरा के अंदर बना के देना होता है या आपने एमएस प्रोजेक्ट में बना के देना होता है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट की तमाम एक्टिविटीज़ एक बार चार्ट की शक्ल में और टाइमलाइन की सूरत में वो डिफ़ाइन हो। अपनी इसी मेथोडोलॉजी के अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस और सेफ्टी मेजर्स की डिटेल्स भी आपने लाजमी प्लान करनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे एनटीएन और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह। इसके अलावा नो लिटिगेशन का डिक्लेरेशन या लीगल डिस्प्यूट का स्टेटस आपने एक स्टैम्प पेपर के ऊपर उनको साइन करके देना होता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने क्लाइंट को। और ये तमाम चीज़ें डाटा आपने कलेक्ट कर लेना है और इसकी एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है टेक्निकल बिड की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जितना भी डाटा आपने टेक्निकल बिड के लिए इकट्ठा किया है अपनी कंपनी के लिए, वो उसको क्लाइंट एवेल्युएशन कैसे करेगा, क्योंकि एवेल्युएशन का भी एक क्राइटेरिया है। अब पीसी का स्टैंडर्ड मार्क्स बेस्ड सिस्टम यूज़ होता है जो कि टोटल 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिफ़ाइन होते हैं जैसे कि 70%। और उसका वेटेजेस सिस्टम क्या होता है, हर कंपोनेंट के लिए एलोकेट होता है अलग अलग। जैसे कि एक्सपीरियंस के लिए 35 मार्क्स होते हैं, पर्सनल कैपेबिलिटी के लिए 15 मार्क्स होते हैं, इक्विपमेंट कैपेबिलिटी के लिए 20 मार्क्स होते हैं और फाइनेंशियल स्टूडेंट्स के लिए 30 मार्क्स होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह का वो क्राइटेरिया टेक्निकल बिड के लिए दिया जाता है क्लाइंट की तरफ से। सिर्फ वो बिडर्स जो टेक्निकल एवेल्युएशन का मिनिमम स्कोर अचीव करते हैं उन्हीं की ही फाइनेंशियल बिड्स ओपन होती हैं। अदरवाइज़ जो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर सकते वो फर्म डिसक्वालीफाई की जाती है और उनकी फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं होती। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल बिड के ऊपर। फाइनेंशियल बिड के अंदर आपको जो BOQ दिया जाता है उसके अंदर तमाम आइटम्स की स्पेसिफिकेशन दी होती है और उनकी क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं।
सबसे पहले आपने करना ये है कि उन सब आइटम्स को आप लिस्ट डाउन कर लें और मार्केट से उनके फ्रेश रेट लेना शुरू कर दें। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर, इस टेबल के अंदर आप देखें कि कौन कौन से मेजर आइटम्स हैं जो आपने फौरी तौर पे मार्केट से लेने हैं। तो सबसे पहले आप आइटम्स को लिस्ट डाउन कर लें। जैसे कि सिविल के आइटम्स हैं, उस पर आप सीमेंट देखें। ये चीज़ आपने ये देख लेनी है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट दी होती है क्लाइंट ने, उसके अकॉर्डिंगली आपने आइटम्स के रेट्स लेने होते हैं। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट आप देखें कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि सीमेंट का कौन सा ब्रांड हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वो लिखा होगा कि आपने डीजी सीमेंट यूज़ करना है, बेस्ट वे यूज़ करना है या कोई और ब्रांड आपने यूज़ करना है। इसी तरह सैंड आप देखें, क्रश देखें, स्टील देखें, ब्रिक, स्टाइल, पेंट, ये सब सिविल के मेजर आइटम्स हैं। ये मैंने शॉर्ट्स लिखे हैं, आप BOQ को पढ़ेंगे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होते हैं सिविल के, वो आप उसको लिस्ट डाउन करें और मार्केट से उनके रेट लेना शुरू कर दें। इसी तरह आपने इलेक्ट्रिकल के भी आइटम्स मार्केट से लेने हैं, जैसे पावर केबल्स हैं, DBs हैं, स्विच गियर और सर्किट ब्रेकर्स हैं, लाइटिंग और फिक्चर्स है, नेटवर्किंग केबल्स है, CCTV कैमराज हैं, फायर अलार्म इक्विपमेंट्स हैं, पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट्स हैं, DG सेट्स हैं। इसी तरह आपने प्लम्बिंग के PPR पाइप्स लेने हैं, UPVC पाइप्स लेने हैं, वेल्व्स एंड फिटिंग्स के रेट्स लेने हैं, मोटर पंप्स के रेट लेने हैं, यूटेंसिल्स के आपने रेट्स लेने हैं, GI पाइप्स और उनकी फिटिंग्स के आपने रेट्स लेने हैं, फिक्चर्स के आपने रेट्स लेने हैं, फायर फाइटिंग पंप का रेट लेना है, MS पाइप्स के रेट लेने हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम के आपने रेट लेने हैं। इसी तरह HVAC में आप आ जाएँ तो AHUs के आपने रेट्स लेने हैं किसी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर से, फैंस के रेट्स लेने हैं, डक्टिंग के आपने रेट्स लेने हैं, कॉपर पाइपिंग के आपने रेट्स लेने हैं, इंसुलेशन के, ग्रिल्स के, डिफ्यूज़र्स के। इसी तरह और भी बहुत सारे छोटे मोटे आइटम्स होते हैं जो आपने BOQ के अंदर से स्टडी करके उनके मार्केट से रेट लेने हैं। सिविल और MEP के रेट्स लेने के बाद आपने रेट एनालिसिस रेडी करने हैं फॉर सिविल एंड MEP। हर आइटम का रेट एनालिसिस 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, ये आप समझ लें, जिसमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट है, फिर आएगी लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट प्लांट कॉस्ट, ओवरहेड्स एंड टैक्सेस एंड प्रॉफिट। अब रेट एनालिसिस बनाने कैसे हैं, ये सामने जो फिगर आपको शो हो रही है, ये एक बेसिक फॉर्मेट है। इसके ज़रिए आपने हर एक आइटम के, चाहे वो सिविल का है चाहे वो MEP का है, आपने इसके रेट एनालिसिस बनाने हैं और एक फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है। रेट एनालिसिस के बारे डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में प्री कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उसी के अंदर रेट एनालिसिस भी था। वो आगे जाकर हम रेट एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम एक एक आइटम का रेट एनालिसिस बनाएंगे, सिविल का भी बनाएंगे और MEP का भी बनाएंगे। और यहाँ पर हर एक आइटम का रेट निकालने के बाद, हर एक आइटम का एनालिसिस करने के बाद, फाइनल रेट बनाने के बाद आपका BOQ कंप्लीट हो जाता है। उस BOQ की कॉस्ट को आप समरी पे ले जाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर गिवन होती है, उस समरी के ऊपर आप अपनी टोटल बिड की कॉस्ट ऐड कर दें। इसी तरह आपकी टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड आपकी दोनों रेडी हो जाएंगी। इनको करने के बाद अब आपने करनी है तीसरे नंबर पे बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी की अमाउंट कितनी होती है? बिड सिक्योरिटी की अमाउंट प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 2% to 5% होती है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिक परसेंटेज और मैक्सिमम अमाउंट क्लियरली डिफाइंड होती है। इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ बिड सिक्योरिटी कैसा होता है, वो बैंक गारंटी होती है फ्रॉम अ स्केड्यूल बैंक, या कॉल डिपॉजिट होती है, या पे ऑर्डर होती है। कैश फॉर्म में बिड सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं की जाती, आपकी बिड रिजेक्ट हो सकती है। लिहाजा जो फॉर्म्स आपको बिड सिक्योरिटी के लिए दी जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपने सबमिट करवानी होती है। सबमिशन ऑफ बिड सिक्योरिटी, बिडर को अपनी बिड के साथ बिड सिक्योरिटी को सबमिट करना ज़रूरी होता है। बिड सिक्योरिटी को सील्ड एनवेल्प के साथ फाइनेंशियल या टेक्निकल बिड के साथ अटैच करते हैं एज पर टेंडर रिक्वायरमेंट्स, कि वो क्या कहते हैं कि टेक्निकल बिड के साथ रखनी है या फाइनेंशियल बिड के साथ रखनी है। वैलिडिटी पीरियड क्या होता है बिड सिक्योरिटी का? बिड सिक्योरिटी की वैलिडिटी बिड वैलिडिटी पीरियड के इक्वल या उससे ज़्यादा की होती है। यूजुअली बिड वैलिडिटी पीरियड 90 to 120 डेज़ ही होती है।
लास्ट में हम देखेंगे रिटर्न ऑफ बिड सिक्योरिटी। अनसक्सेसफुल बिडर्स की बिड सिक्योरिटी उनकी बिड्स रिजेक्ट होने के बाद वापस कर दी जाती है। जो सक्सेसफुल बिडर्स की बिड सिक्योरिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के बाद वापस कर दी जाती है जब वो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करते हैं। तो इस तरह ये आपने बिड सिक्योरिटी रेडी करके तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपने टेक्निकल बिड के साथ या फाइनेंशियल बिड के साथ अटैच कर देनी है एनवेलप के अंदर। अब लास्ट पे सबमिशन प्रोसेस है। इस पे आप देखेंगे कि कवर लेटर रेडी करना है आपने। एक कंसाइज और प्रोफेशनल कवर लेटर बनाएं जो टेंडर सबमिशन का समरी हो। ये लेटर टेक्निकल बिड के साथ एनवेलप में डाल दें अगर क्लाइंट ने मांगा हो, अदरवाइज़ आप फाइनेंशियल बिड के साथ ही लगाएं। टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड को एक दफ़ा रिव्यू करना है आपने और इंश्योर करना है कि सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड को एक अलग अलग एनवेलप में डालकर टेक्निकल बिड लेबल करें और फाइनेंशियल बिड लेबल करें। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बिड सिक्योरिटी, पे ऑर्डर या बैंक गारंटी वगैरह वो आप अटैच कर दें। इसके बाद फाइनल पैकिंग आपने करनी है। दोनों सील्ड एनवेलप्स को, टेक्निकल और फाइनेंशियल को, एक मास्टर एनवेलप में डाल दें। मास्टर एनवेलप को क्लियरली लेबल करें जिसके ऊपर आप लिखेंगे कि टेंडर का टाइटल क्या है, रेफरेंस नंबर, सबमिशन डेडलाइन, कंपनी नेम और एड्रेस वगैरह। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। टेंडर सबमिशन का टाइम और लोकेशन वेरीफाई करें। सबमिशन डेडलाइन का स्ट्रिक्टली ख्याल रखें। लेट सबमिशंस एक्सेप्ट नहीं होती, ये आप लोग नोट कर लें कि अगर किसी की बिड लेट होगी तो एज़ पर रूल अगर किसी बिडर को एतराज़ हुआ तो आपकी बिड एक्सेप्ट नहीं होगी, अदरवाइज़ वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अपनी बिड को सबमिट कराने के बाद आप टेंडर सबमिशन के बाद क्लाइंट से रिसिप्ट या एक्नॉलेज ज़रूर लें एज अ प्रूफ ऑफ सबमिशन। तो आज हमने ओपन टेंडर प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया जो कंस्ट्रक्शन और अदर प्रोजेक्ट्स में एक क्रूशियल स्टेप होता है। ये प्रोसेस कंपटीशन को इंश्योर करता है जो अल्टीमेटली क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए हो तो हमारे QS क्रॉनिकल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आप अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा प्री कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर्स के बारे में, वो कंप्लीट प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम प्री कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकंड टॉपिक है एस्टिमेशन एंड कॉस्ट प्लानिंग का, उसके बारे में वीडियोस पे हम आपको कंप्लीट उसकी डिटेल और उसका ब्रीफ देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।